नमस्कार, आप सभी का स्वागत इस व्याख्यान में। आज का जो हमारा सत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण सत्र है। एक एक्वाकल्चर को विकसित करने के लिए और एक फार्म को विकसित करने के लिए इस व्याख्यान का जो शीर्षक है हमारा वो है सिलेक्शन ऑफ द लैंड एरिया फॉर द फिश एक्वाकल्चर। हम एक मत्स्य पालन अगर करने के लिए जा रहे हैं और अगर हम एक प्लान कर रहे हैं कि हमें मत्स्य पालन करना है और उसका पूरा एक लेआउट हमने अगर अपने दिमाग में बनाया है, तो हमें किस प्रकार से मत्स्य पालन के लिए भूमि का चयन करना चाहिए, किस तरीके से हमें तालाब का निर्माण करना है, ये सारी जो चर्चाएं होंगी और क्या क्या शर्तें होंगी कि भूमि चयन करने के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं और मिट्टी का चयन कैसे करेंगे, पानी का चयन कैसे करेंगे, उस स्थान का चयन कैसे करेंगे। क्योंकि हमें जिस स्थान पर तालाब का निर्माण करना होगा, जहाँ पर हमें एक एक्वाकल्चर का फार्म डेवलप करना होगा, तो हमें वहाँ पर अपना प्रोडक्शन को देखते हुए भी ध्यान में रखना है। हमें फ़ायदा भी होना है उससे, क्योंकि प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगा तो हमारा मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा रहेगी, तो हमें इकोनॉमिकली भी हम फाइनेंशियल अपना स्ट्रांग रह सकते हैं। तो मत्स्य पालन के लिए जो है जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है सिलेक्शन करना, एक उस क्षेत्र का सिलेक्शन करना, उस जगह का चयन करना, उस जगह में भूमि का चयन करना, मिट्टी का चयन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इससे जो पिछला हमारा जो व्याख्यान है वो हमने पूरे एक्वाकल्चर का क्या क्या स्कोप है और हम किस प्रकार से एक्वाकल्चर को डेवलप करके हम उसमें क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं और क्या क्या इतिहास इसका रहा हुआ है, इस पूरे व्याख्यान में पिछले सत्र में चर्चा हुई थी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि मत्स्य पालन के लिए भूमि का चयन और तालाब निर्माण, उसके हम इस प्रथम भाग में स्टार्ट करते हैं इस व्याख्यान को, जिसमें पूरे चयनित जो मत्स्य पालन के लिए जो भूमि है उसका चयन कैसे किया जाए, तालाब निर्माण की प्रक्रिया क्या क्या होगी, किस तरीके से तालाब का हम निर्माण कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से भौतिक जो मानदंड होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, किस तरह से इनलेट और आउटलेट की जो प्रणाली है वो कैसे कार्य करती है। और इन सारे विषयों को अगर हम ध्यान में रखेंगे, जो एक और महत्वपूर्ण बात है वो है व्यावसायिक स्तर पर या फिर वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन कैसे किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें अगर ध्यान में रखना है तो हमें सिलेक्शन जो लैंड एरिया का हमें करना है कि हमें किस जगह पर जो है मत्स्य पालन करना चाहिए। हमारे पास काफ़ी खेती वाली ज़मीन है, हमारे पास काफ़ी ऐसी ज़मीन है, दलदली वाली ज़मीन है और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है, जहाँ पर भी हमारी जिस एरिया पर ज़मीन होती है तो उसके आसपास क्या होना चाहिए, पानी की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, इनलेट आउटलेट की व्यवस्था का हम कैसे उसमें जोड़ सकते हैं, और वहाँ पर की जो मिट्टी है, मिट्टी का क्या क्या रोल होता है तालाब के निर्माण के लिए, और फिर मिट्टी का क्या क्या रोल होता है मछली के उत्पादन के लिए। ये सारी चीज़ें हमें इस व्याख्यान में पूरा विस्तार से जानेंगे। और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो तालाब निर्माण की प्रक्रिया एक उदाहरण सहित हमने दिया है कि प्रथम भाग में किस तरीके से मछली तालाब का निर्माण किया गया है और कैसे प्लास्टिक जो पॉली यूज़ कर रखा है, पॉली यूज़ करके हम कैसे मछली तालाब का, क्यों हमें इसका यूज़ करना चाहिए, मिट्टी का तालाब या कच्चे तालाब कैसे बन सकते हैं, पक्के वाले तालाब कैसे बन सकते हैं, जो सीमेंटेड सिस्टर्न होते हैं वो किस तरीके से बन सकते हैं, और उसमें रेसवेज का निर्माण हम कैसे करेंगे, और रेसवेज की हम कनेक्टिविटी कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्टिविटी करके किस तरीके से आउटलेट इनलेट का विकास हो सकता है, और ताकि मछलियों को जो है जो पानी की सुविधा है, हम इस विशेष शास्त्र में जो है पानी की जो व्यवस्था है, पानी की जो गुण हैं, क्या क्या भौतिक गुण पानी के होने चाहिए, उन पर भी जिक्र करेंगे। और विस्तार से जो आगे हमारे जो सत्र चलेंगे जिसमें हम पानी के खासकर जो गुण होंगे, वाटर क्वालिटी पैरामीटर, हम उस पर भी जिक्र करेंगे। वाटर एनालिसिस की हम बात करेंगे, कैसे हम जो है वाटर की एनालिसिस करते हैं, कैसे डिजॉल्व ऑक्सीजन का मेजरमेंट हम करेंगे, कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड का मेजरमेंट करेंगे, कैसे हम पीएच का मेजरमेंट करेंगे, और किस तरीके से अमोनिया का हम मेजरमेंट करेंगे। ये हमारे एक जो आने वाला सत्र होगा उस सत्र में हम पूरे विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे। और कितनी अमाउंट में होना चाहिए, जैसे हमने डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा है
सस्टेनेबल जो अमाउंट होती है वो कितनी होती है और उसका क्या रीडिंग होगी, पीएच की रीडिंग क्या होगी, पीएच कितने से अगर ज़्यादा हो जाएगा या कितना कम हो गया तो एसिडिक मीडियम में चला जाएगा, बेसिक नेचर में चला जाएगा। ये सारी चीज़ें हम विस्तार से जानेंगे। आज हम इस सत्र में पहले मिट्टी के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि जो पहला कदम है वो हमारा तालाब का निर्माण करना है, भूमि का चयन करना है, किस जगह पर हमें बनाना है, वहाँ पर पानी की व्यवस्था हमें देखनी है, आसपास में सड़क परिवहन व्यवस्था कैसी है, पेड़ पौधों की व्यवस्था कैसी है, और वहाँ पर जो बाह्य रूप से जो व्यक्तियों का प्रवेश होता है, आम लोगों का जो प्रवेश होता है, उसको हमें किस पैमाने पर रखना है कि वहाँ पर लोग आ सकें। क्योंकि प्रत्येक चीज़ जो है हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, कहीं आम रास्ता ना हो या फिर लोगों का आवाजावी ज़्यादा ना हो, क्योंकि उससे हमारी मछलियों को रोग और नुकसान होने की संभावना भी होती है। तो ये सारी बातें भी हमें अपने तालाब निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है। तो तालाब निर्माण के लिए जैसे उदाहरण से हमने इसमें दिखा रखा है कि एक तालाब का निर्माण कर रखा है, एक सीमेंटेड सिस्टम पॉन्ड बनाया है, उसमें मैटिंग वगैरह ऊपर से कर रखी है, और कैसे उसकी लंबाई चौड़ाई, हमें उसका पैमाना क्या रखना है, ये सारी चीज़ें हमारे तालाब निर्माण की प्रक्रिया के दौरान होंगी। तो मत्स्य पालन के लिए अगर हम भूमि का चयन और तालाब निर्माण की हम बात करें तो ये प्रमुख जो है 4 भागों में विभाजित किया जाता है। अगर हमने ये 4 चीज़ें अपने ध्यान में रखी हुई हैं तालाब निर्माण के लिए, तो हम एक सफल तरीके से एक तालाब या 2 तालाब या 4, 5, 10 जितने हम बनाना चाहते हैं, जितनी हमारे पास जगह है उनको हम बना सकते हैं और हम अपनी फार्मिंग को सस्टेनेबल तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो 4 पॉइंट हैं, इसमें सबसे पहले जो भूमि चयन के सिद्धांत होते हैं, भूमि चयन के क्या क्या सिद्धांत होंगे। दूसरी बात है तालाब निर्माण की प्रक्रिया कैसे होगी, हम कैसे बनाएंगे, कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा, कितनी लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी, कितनी गहराई उसकी होगी, क्योंकि ये सारे पैरामीटर्स हमारे जो पैमाने हैं वो चयन निर्माण की प्रक्रिया में लागू होते हैं। उसके अतिरिक्त जो भौतिक पैरामीटर्स हैं, जैसे हमने मिट्टी के पैरामीटर्स की बात करी, मिट्टी के क्या भौतिक पैरामीटर्स हैं, मिट्टी का पीएच कैसा होना चाहिए, हम ये कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि यहाँ पर कि या हमारा जो स्थान खाली है उस स्थान पर हम तालाब का निर्माण कर सकते हैं। तो हमें कैसे मिट्टी को पहचानेंगे। एक हमारे पास जैसे तरीका होता है, हम लेबोरेटरी से जो सॉइल टेस्टिंग होती है वो सॉइल टेस्टिंग का काम कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त तो कुछ ऐसे भी उपाय होते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में हमें तालाब का निर्माण करना है, हमारे पास लेबोरेटरी की बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं है, तो ऐसे स्थानों पर हम मिट्टी की पहचान कैसे करेंगे। इसके अतिरिक्त इनलेट और आउटलेट प्रणाली वो हमें कहाँ पर सेटअप करना है, किस तरीके से इनलेट होना चाहिए, किस तरीके से आउटलेट की प्रणाली होनी चाहिए और उसका क्या फ़ायदा होगा। ये 4 महत्वपूर्ण बातें हैं जो भूमि चयन और तालाब निर्माण, इन पूरी बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम भूमि का भी चयन कर पाएंगे और सही तरीके से तालाब का निर्माण भी कर पाएंगे। विस्तार से इन बातों को हम जानते हैं कि भूमि चयन का क्या सिद्धांत है, क्योंकि मीठे जल में अगर मछली पालन के लिए अगर तालाब जो है वो सबसे एक उपयुक्त जल संसाधन होता है, और विभिन्न जो हमारी योजनाएं होती हैं या फिर हम अपने खर्चे से भी जो है मत्स्य जो कृषक होते हैं उनके द्वारा जो नए तालाब है उनका निर्माण कराया जाता है। और जो नए तालाब के निर्माण के लिए जो मत्स्य कृषक होते हैं और उनको भी विभिन्न पहलुओं पर जानकारी देना भी आवश्यक है और जानकारी हम उन तक पहुंचाएं। और विद्यार्थी के रूप में भी हमें ये बात जाननी बहुत आवश्यक होती है कि कौन कौन सी योजनाएं ऐसी होती हैं कि हम मत्स्य कृषकों को उसके बारे में जानकारी दे सकें, या हमें खुद का अगर फिश फार्मिंग डेवलप करनी है तो उसके लिए भी ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें जो सबसे महत्वपूर्ण सोर्स होता है कि हमें किसी भी एक बिज़नेस को सेटअप करने के लिए जो हमें पैसे की आवश्यकता होती है, जो रुपये की आवश्यकता होती है, हमें उसका क्या सोर्स है। हमारे पास खुद के खर्चे से कर सकते हैं या फिर कोई ऐसी योजनाएं हैं हम वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी चीज़ की जानकारी देते हैं या फिर हम उसके बारे में बताते हैं तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो फाइनेंशियली होता है कि हम इसको सेटअप कैसे करेंगे। और इसके साथ साथ जो तालाब हैं उनमें अपेक्षित मात्रा में जो जल है वो कहाँ से पहुँचेगा, उसका भंडारण कैसे किया जा सकेगा। और क्योंकि सालों भर जो है मछली पालन हमें करना है तो उसके लिए पानी की उपलब्धता है,
क्योंकि मछली पालन के लिए ऐसा नहीं है कि हमने एक बार पानी की व्यवस्था कर दी तो उसके बाद नहीं है, क्योंकि वाटर क्वालिटी को अगर बैलेंस करना है तो हमें जितने भी प्रकार की मत्स्य तालाब में, हमारे फार्म में, हमारे जलाशय में जो भी रोग वगैरह लगते हैं या फिर मछलियों को जो परेशानी होती है, तो इनमें जो सबसे जो प्राथमिक उपचार होता है वो फिश डिजीज़ का जो टॉपिक रहेगा उस पर भी हम विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। वाटर के जो पैरामीटर्स हैं, अगर हमने पानी को समयानुसार बदल दिया है तो कई सारे रोगों को कम करने की पूरी संभावना हमारे पास बनती है। उसके इलाज से बेहतर है कि हम उसमें जो वाटर का जो लेवल है उसको मेंटेन करें, उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन को मेंटेन करें, उसमें पीएच और NH4 की जो लेवल है उसको मेंटेन कर लें, अमोनिया के लेवल को। तब जा कर के हम एक सफल रूप से मछली का पालन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी होती हैं। तो किन किन बातों का आवश्यक चीज़ें हैं जो हमें तालाब के निर्माण के लिए, चाहे वो पानी की आवश्यकता को ध्यान में रखना है, जगह की आवश्यकता को ध्यान में रखना है, हमें फाइनेंशियली भी ये सोचना है कि हमें कौन सी योजना से लाभ मिल सकता है या फिर अपने खर्चे से हम इस बात का निवारण कर सकते हैं, मत्स्य तालाब का निर्माण कर सकते हैं। यदि नहीं है तो कौन कौन सी योजनाओं से हम इसका लाभ उठा सकते हैं, ये बात की जानकारी बहुत आवश्यक है। जो भूमि चयन के सिद्धांत की हम बात कर रहे थे कि पहला जो हमारा सिद्धांत है कि हमें एक सफल रूप से अगर तालाब का निर्माण करना है तो उसके लिए हमें भूमि चयन का सिद्धांत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो भूमि चयन का जो महत्व है वो मत्स्य तालाब की या मत्स्य पालन की जो सफलता होती है उसमें भूमि चयन जो है वो सबसे अत्यंत और महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका निभाता है। क्योंकि अगर हमने एरिया का सिलेक्शन गलत कर लिया, भूमि का सिलेक्शन गलत कर लिया, गलत भूमि का चयन अगर हमसे हुआ तो उससे हमारे उत्पादन कम हो सकता है और निर्माण की जो लागत है वो भी बढ़ सकती है और जो तालाब का जो जीवन काल होगा वो भी छोटा हो सकता है। इसलिए हम किस जगह पर, किस स्थान पर, कैसी भूमि पर हम जो है मछली का तालाब का निर्माण कर रहे हैं, ये बातें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं और ये इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कि हम सही भूमि का चयन करें। दूसरी बात है कि जो भूमि चयन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमने कहा कि मत्स्य पालन की सफलता के लिए भूमि चयन बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर लंबे समय तक हमें तालाब का निर्माण करना है, अच्छा प्रोडक्शन हमें करना है, तो लागत अगर हमें कम रखनी है तो उसके लिए हमें कुछ बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात है कि ऐसी जगह का हम चयन करेंगे जहाँ पर स्थिति और पहुँच हमारी वहाँ पर हो सके, हम उस स्थिति में वहाँ पर रह सकें, हम जा सकें, हमारी वहाँ पर पहुँच हो सके, और जहाँ पर जो सड़क मार्ग है थोड़ा बहुत उससे उसका संपर्क हो, बिजली की जो व्यवस्था है वो वहाँ पर उपलब्ध हो, पानी वहाँ पर आसानी से पहुँच सके। तो ये 3 चीज़ें हैं जहाँ पर हम तक पहुँचेंगे। थोड़ा सा सड़क के संपर्क में होगा, थोड़ा बहुत डिस्टेंस चल सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो नहीं चल पाएगी, क्योंकि हम उतनी बार वहाँ पर समयानुसार, चाहे भोजन के लिए मत्स्य फूड, फिश फूड हमें वहाँ पर कंट्रोल रखना है, और पानी पर हमें वाटर पैरामीटर्स के लिए हमें वहाँ पर बार बार जाना पड़ेगा। बाकी जो निगरानी होती है फिश फार्म की, जो मेंटेनेंस होती है, उस मेंटेनेंस के लिए भी हमें समय अनुसार वहाँ पर जाना होगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि सड़क के संपर्क में भी हो। बिजली की उपलब्धता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। और पानी की पहुँच सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर पानी की अगर सही तरीके से पहुँच नहीं होगी तो हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो वहाँ पर फिर से गड़बड़ाने की पूरी आशंका होती है। इसलिए पानी की भी आसानी से पहुँच वहाँ पर होनी चाहिए और हम समय से पानी का आउटलेट और इनलेट की व्यवस्था कर सकें। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि वो भूमि की जो ढलान होती है, कैसी भूमि है, जो हमने पहली शर्त बताई। दूसरी बात है कि उसकी ढलान कैसी होनी चाहिए, क्योंकि जिस जगह पर हम मछली का तालाब का निर्माण करेंगे वहाँ पर 1 से 2% की अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत ढलान वाली एरिया जो ढलान होगी वो हमें रखनी ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि जो बारिश का पानी होगा वो एक जगह पर एकत्र नहीं होगा, उससे क्या जो जल की जो निकासी होगी वो सुचारू रूप से हो जाएगी। नहीं तो अगर बिल्कुल ढलान नहीं है, एकदम ही प्लेन हो जाएगा, तो वहाँ पर जो है जो बारिश का जो पानी होगा, जो नेचुरल रूप से पानी होगा,
वो वहाँ पर एकत्रित होना शुरू हो जाएगा। उससे वहाँ पर पानी इकट्ठा होने के साथ साथ वहाँ पर जो है अन्य प्रकार की जो दुविधाएँ हैं वो हमारी शुरू हो जाएंगी। तो ढलान थोड़ा बहुत 1-2% का उस जगह पर होना चाहिए। तो ये हमारी दूसरी महत्वपूर्ण शर्त है। तीसरी बात जो है वो मिट्टी का प्रकार है। कैसी मिट्टी होनी चाहिए, किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए, चिकनी मिट्टी होनी चाहिए या दोमट मिट्टी होनी चाहिए। ये जो चिकनी मिट्टी की बात करें या फिर हम दोमट मिट्टी की बात करें, ये मछली तालाब के निर्माण के लिए सबसे सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो है वो पानी का जो रिसाव होता है वो बहुत कम होता है। हालांकि हमें ये जब हम इससे आगे को हम अभी चलेंगे तो हम बताएंगे कि किस प्रकार से हम मत्स्य तालाब के लिए निर्माण कर रहे हैं और कैसे उसका डिजाइन होगा, कैसे खुदाई उसमें होगी, और वहाँ पर भी हमें ये देखना पड़ेगा कि मिट्टी में पानी का रिसाव कितना हो रहा है। तो हमें मिट्टी के प्रकार में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कौन से प्रकार की मिट्टी है और किस मिट्टी में पानी का रिसाव सबसे कम है, क्योंकि हमें टिकाऊ जल कृषि के लिए ये बहुत आवश्यक शर्त होती है। तो ये भूमि चयन के सिद्धांत हैं। इसके अतिरिक्त जल स्रोत की उपलब्धता, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि जल की उपलब्धता होनी चाहिए, ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर पानी की उपलब्धता हो सके। वर्ष भर जो जल की उपलब्धता है वो पूर्ण रूप से होनी चाहिए, चाहे वो भूमिगत हो या वो नदी का पानी हो या नहर से आ रहा हो, जो भी उसका एक प्राकृतिक रूप से जो उसका सोर्स होगा वो बहुत आवश्यक है। तो जल के स्रोत की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण इसका फैक्टर। इसके अतिरिक्त बाढ़ और सूखे की आशंका, ये हमारे एरिया में जहाँ पर हम बना रहे हैं वहाँ पर ऐसे आशंकाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि भूमि ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर बाढ़ आने का खतरा ना हो, गर्मी अगर हो रही है तो बहुत ज़्यादा सूखा पड़ने की आशंका ना हो, पानी का जो स्रोत है वो सूखने की आशंका ना हो, क्योंकि अगर हमने वहाँ पर ऐसी जगहों पर तालाबों का निर्माण कर दिया, एक बार हमने निर्माण कर दिया तो उससे हमारा उसमें जो लागत लगेगी, यदि उसमें हम प्रोडक्शन हमारा उतना नहीं हो पाया तो हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो बाढ़ आ गई तो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि डूबने की पूरी आशंका हो जाएगी, पूरा खतरा हमें नज़र आने लगेगा। सूखे की आशंका भी होने लग जाएगी, यदि अत्यधिक गर्मी पड़ गई तो हमारे नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं पानी के वो सूखेंगे, तो इस तरह से हम जो तालाबों में जो पानी है उसमें कमी आने लग जाएगी। तो इसलिए इस बात को बहुत महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त जो भूमि का जो उपयोग है, भूमि का उपयोग से तात्पर्य है कि जो जिस भूमि का हमने मत्स्य तालाब के लिए निर्माण के लिए जो उस जगह का हमने चयन कर रखा है, उसका जो पहले का जो उपयोग है उस भूमि का वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। मान लिया यदि उस भूमि में रासायनिक या केमिकल तरीके से कृषि के लिए उपयोग में थी तो वहाँ पर जो मिट्टी की जो जाँच है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में हमें उस जगह पर मिट्टी की जाँच जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। समतल भूमि पर तालाब बनाना हालांकि आसान होता है, लेकिन उसका ढलान जो हमने 1 से 2% की ढलान की बात करी, थोड़ा सा हमें वो वहाँ पर रिजर्व जो वाटर है, जो नेचुरल जो पानी, जो बारिश का पानी है वो एकत्रित ना, उस बात को ध्यान में रख के जल स्रोत, बाढ़ और सूखे की आशंका, इन सबको भी ध्यान में, सड़क, बिजली की जो व्यवस्था है और साथ ही साथ मिट्टी की जाँच हम कैसे करेंगे वो भी हमने बता दिया है। क्योंकि हम जिस जगह पर गड्ढा खोदेंगे, मिट्टी वहाँ पर किनारे करेंगे, गड्ढा खोद कर पानी भर देंगे, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि वहाँ पर 1-2 दिनों तक पानी उस जगह पर स्थिर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो उससे हमारी पता चल जाएगा कि मिट्टी चिकनी मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, तो वहाँ पर वो पानी अगर स्थिर है तो भूमि हमारे लिए उपयुक्त हो जाएगी। तो सामान्यतः जो तालाब निर्माण के होंगे उसमें हमें जो भूमि चयन हमने बता दी, मिट्टी की जो चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी या लोम किस्म की जो मिट्टी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तालाब तक पहुंचने का मार्ग सुगम होना चाहिए, मिट्टी न ज़्यादा अम्लीय है, न एसिडिक फॉर्म में होनी चाहिए, न ही बहुत बेसिक फॉर्म में होनी चाहिए, न क्षारिक होनी चाहिए। और साथ ही जो तालाब है उसको अगर हम समूह के रूप में बनाएंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण हमारा जो टॉपिक होगा वो समूह के रूप में अगर हम बनाएंगे तो भी बहुत ज़रूरी होगा। भूमि की जांच भी हमें करनी है, पानी को जो रोकने की क्षमता है, जो परमेबिलिटी टेस्ट है वो भी बहुत ज़रूरी है।
उसमें एक छोटा सा हमने गड्ढा खोद कर उसमें पानी भरेंगे, और जो रिसाव की जो दर होगी हम उसको भी ध्यान में रखेंगे कि कितने रिसाव हो रही है। मिट्टी का पीएच हमें जानना है। हमने अभी ये बात करी की थी, अभी इसी अध्याय में हम बात करते हुए आ रहे हैं कि पीएच कितना होना चाहिए। जैसे 6.5 से लेकर के 8.5 के बीच में मिट्टी का पीएच होना बहुत आवश्यक है। यदि इससे ज़्यादा पीएच होगा तो वो बेसिक फॉर्म में जाएगा, अम्लीय माफ कीजिएगा बहुत ज़्यादा बेसिक फॉर्म में जाएगा, और अगर नीचे स्तर पर आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा जो है वो अम्लीय फॉर्म में हो जाएगा, एसिडिक फॉर्म में हो जाएगा। तो जैविक पदार्थ जो है वो अधिक होने से भी पानी की गुणवत्ता प्रभावित होती है यदि बायो फर्टिलाइजर से ज़्यादा है, और तो सीमित मात्रा में होनी चाहिए जिससे हम वहाँ पर सही मात्रा में जो है जांच कर सकें। तो तालाब की जो मिट्टी की जो पहचान है वो हमने जिक्र करा। जो नए तालाब के जो निर्माण के लिए जो मिट्टी की जो जांच है वो बहुत आवश्यक है। मिट्टी की जांच प्रयोगशाला में भी कराई जा सकती है। साथ ही साथ मत्स्य कृषक अपने स्तर से भी मिट्टी की जांच कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी विधियां होती हैं। जहां पर हमें तालाब बनाना होता है उस स्थान पर मान लिया हमने 3x3 फीट का एक क्षेत्र में 3 से 5 फीट का गड्ढा बनाकर मिट्टी को निकालेंगे। उस स्थान पर जब हम मिट्टी को निकालते हैं तो थोड़ा सा उसको पानी से गीला करके, जैसे हम अपने घरों में आटा गूंथते हैं उस तरीके से थोड़ा सा उसको गीला करके उसमें लगभग 3 इंच व्यास का एक हमने गोला बनाया, और उसको 3-4 फीट तक हमने एक हाइट में ऊपर को उछाल दिया। यदि वो गोला टूट जाता है तो मिट्टी तालाब बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होती है। यदि गोला नहीं टूटता है तो तालाब के लिए बहुत उपयुक्त मिट्टी होती है। ये हमारी एक थोड़ा सा, अगर हम लेबोरेटरी की तरफ नहीं जा पा रहे हैं तो हम सामान्य तरीके से मिट्टी कैसी है उसकी पहचान कर सकते हैं कि वो बहुत रिसाव वाली मिट्टी तो नहीं है, वहाँ पर पानी की बहुत रिसाव होने की आशंका तो नहीं है। और या फिर अगर इस तरीके से मिट्टी का गोला बना के नहीं उछाला, या फिर बेलनाकार आकार में 3 इंच व्यास का हमने एक मिट्टी का गोला बनाया, उसको बेलनाकार घुमाकर और 5-6 इंच तक जो है लंबा करें, यदि वो नहीं टूटे तो ये स्थान तालाब के लिए बहुत उपयुक्त है, और यदि वो बीच से टूट जाता है तो वो मिट्टी जो है वहाँ पर बहुत उपयुक्त नहीं मानी जाएगी। तो इन बातों को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये तालाब निर्माण की जो प्रक्रिया है वो हमें विस्तार से इसमें जाननी है, और अभी आगे हम इसमें चर्चा करेंगे कि तालाब के निर्माण में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और विशेष रूप से जो तालाब निर्माण की जो तैयारियां होंगी हम उनको भी ध्यान में रखेंगे। तो इस सत्र को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। अगले सत्र में हम जो तालाब निर्माण कैसे करेंगे अब आगे को, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।